चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। उसके अंदर हमने देखा था कि एक कर्व्ड सरफेस थी, यहाँ से हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही थी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, जाना यहाँ पे चाहिए था, ये नॉर्मल था, ये सी था, आई था और ये ऑब्जेक्ट ओ की पोजीशन थी। इसमें हमने एंगल आई और एंगल आर के बीच में, ये था एंगल आई, ये था एंगल आर, इनके बीच में हमने रिलेशन निकाला था। उन रिलेशन को निकाल कर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए थे tan थीटा के। एक ट्रायंगल ये वाला लिया था, एक ट्रायंगल ये वाला लिया था और एक ट्रायंगल ये वाला लिया था। इन तीन ट्रायंगल के रेशियोज में tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया था। उसके बाद हमने आई और आर की वैल्यू को कुछ इस तरीके से निकाला था कि वैल्यू ऑफ आउटर एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इनर एंगल, सम ऑफ इनर एंगल। फिर यहाँ से हमारा ये आउटर एंगल था, ये दोनों इंटरनल एंगल्स थे, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू आउटर एंगल। इस तरह से हमने इस डिफरेंशिएशन डेरिवेशन को कंटिन्यू करके और फिनिश किया था। आज हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला। तो जिस तरह से हमारा मिरर्स के अंदर मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के अंदर अगर हम थोड़ा सा अपडेट करें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो ये फॉर्मूला हमारा कहलाएगा लेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा लेंस फॉर्मूला। ये है मिरर फॉर्मूला, ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, कुछ इस टाइप का सिनेरियो दे रखा है। ये एक लेंस है, इस लेंस के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज आगे जा रही है, फोकल से पास होने के बाद इमेज मान लीजिए हमारी यहाँ पे बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल एग्जाम्पल या सिंपल। तो यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे कुछ इस तरीके से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f क्या है यहाँ पे? f है हमारा फोकल लेंथ, v क्या है हमारा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। u क्या है हमारा? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इनको हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेंगे इनकी वैल्यूज को। अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे। साइन कन्वेंशन हमें क्या कहता है? साइन कन्वेंशन हमें ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है विद रेस्पेक्ट टू लेंस और द मिरर, देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं? साइन कन्वेंशन लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे या नहीं थे? सरिता, पार्थ, साइन कन्वेंशन पढ़ाया था लास्ट लेक्चर के अंदर। सर पॉजिटिव लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ये वाली एक्सिस कौन सी होती है हमारी? एक्स एक्सिस। ये कौन सी होती है? माइनस एक्स एक्सिस। तो राइट हैंड साइड जो भी डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड सारी की सारी होती है हमारी नेगेटिव। माइनस एक्स एक्सिस हो जाता है ना ये। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर नेगेटिव में लेंगे। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव लेंगे। अगर हम बात करें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की, तो h जो वो प्लस y एक्सिस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव h की वैल्यू, h क्या होता है हमारा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज डाउनवर्ड है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं h डैश से। ये डाउनवर्ड है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये डाउनवर्ड है, माइनस डायरेक्शन में, तो ये होगा हमारा नेगेटिव में। साइन कन्वेंशन, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शंस मेजर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, और वी कैन से द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। और जो हमारा राइट हैंड साइड अगर हम जाएंगे x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव।
ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। क्लियर है? इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और नॉर्मली हमें ट्रीट करना है विद रेस्पेक्ट टू देयर साइन। जो ऑब्जेक्ट हमें जहां पे दे रखा है वही साइन हमें उसको यूज करना है। क्लियर है सबको? लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है हमारा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे हमारा लेंस की जगह कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर दे रखा होता तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये कहलाता है हमारा मिरर फॉर्मूला। और अगर हमारा यहाँ पे लेंस है, स्फेरिकल मिरर की जगह यहाँ पे अगर हमारा कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस दे रखा है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये कहलाता है हमारा लेंस फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन नहीं भूलना है। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव, किसके रेस्पेक्ट में किसे लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए, मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। एक्चुअल में मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी इमेज का ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में साइज में कितना चेंज हुआ है। आप सबने गेम्स खेले होंगे, आप सबने वो देखा होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह देखे होंगे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को क्या कहते हैं, मतलब वो काम क्या करता है? वो एक्चुअल में एनलार्ज करता है, ऑब्जेक्ट की साइज को इमेज के रेस्पेक्ट में एनलार्ज करता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का जो साइज है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गेमिक्स की बात करें तो वहां पे हम यूज करते हैं 2x स्कोप्स। x कभी नहीं होता, वहां पे 2x होता है, 4x होता है, 6x होता है, 3x होता है, 8x होता है। तो ये इनका मतलब क्या होता है, इन स्कोप्स का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी गन में लगाते हैं 2x, तो 2x का मतलब ये होता है कि ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज की जो हाइट है वो 2 टाइम्स एनलार्ज हो जाएगी। 2x का मतलब 2 टाइम्स, 4x का मतलब 4 टाइम्स, 6x का मतलब 6 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे, ये हम यहाँ पे खड़े, हमारे पास गन है, इस गन से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो मान लीजिए इसकी हाइट हमें लग रही है 10 मीटर, इसकी हाइट लग रही है 10 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लीजिए हमारी 40 मीटर डिस्टेंस है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2x लगाएंगे, तो अब इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जो इसकी इमेज पहले बन रही थी, उसके कंपैरिजन में इसकी जो इमेज है वो 2 टाइम्स एनलार्ज हो जाएगी। साथ ही साथ हमें ये लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 40 मीटर पे ना होकर के अब कितने 20 मीटर पे प्लेस्ड है। यही ऑब्जेक्ट अगर 20 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड होता तो उसकी इमेज कितनी फॉर्म होती? वही वाली इमेज हमारी बनेगी। कब? जब हम यहीं पे लगा देंगे 2x। जैसे 4x लगा दिया, इमेज की हाइट 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिड्यूस हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। तो ये एक्चुअल में स्कोप करते क्या है? ये एक्चुअल में होता है हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करते हैं, उसके साइज को बढ़ाते हैं। उसकी साइज को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ मैग्निफिकेशन। और वी कैन से द साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्जिंग हाउ मच टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का अगर हम मैथमेटिकल एनालिसिस करें, फॉर्मूला की बात करें, तो मैग्निफिकेशन m को हम रिप्रेजेंट करते हैं h डैश अपॉन h से। h डैश क्या है यहाँ पे? हाइट ऑफ द इमेज। h डैश इज हाइट ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट कितनी एनलार्ज हुई है, कंप्रेस हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। इसी को हम सेकेंड फॉर्म लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। मतलब क्या हुआ? एक चीज हमें पता है कि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट हमारी आई के क्लोज आएगा,
उसकी इमेज उतनी ही ज्यादा बड़ी बनेगी। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। आप यहाँ पे अपने पेन को रखिए अपनी आंख के सामने, आप देखेंगे उसकी साइज को एक पर्टिकुलर साइज आ रही है, आपकी इमेज जो बन रही है आई की बैक साइड रेटिना पे एक पर्टिकुलर साइज की इमेज बन रही है। जैसे जैसे आप मार्कर या पेन को आई से दूर लेके जाएंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, मतलब उसकी इमेज जो है वो रिड्यूस होते जा रही है, इमेज जो है वो रिड्यूस होते जा रही है। या किसी दूर पड़े ऑब्जेक्ट को जब हम पास लाते हैं तो उसकी इमेज जो है वो बढ़ती जाती है, मैग्नीफाई होती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, कि ऑब्जेक्ट आई से ऑप्टिकल सेंसर से कितना दूर है और इसकी इमेज जो बन रही है एट द बैक साइड ऑफ द रेटिना वो कितनी दूर बन रही है या कितनी पास बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो इसी को हम लिख सकते हैं और v अपॉन u। कई बुक्स में रेफर किया जाता है माइनस v अपॉन u। डोंट गेट कंफ्यूज विद द माइनस साइन, इट जस्ट शोज यू दैट इमेज विल बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, नॉट अ बिग डील। साइन हमारा केवल बताता है इमेज जो है वो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी। सो एक्चुअल में हमें मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो v अपॉन u, तो मतलब क्या हुआ कि या तो आप रेशियो ले लो हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर आप रेशियो ले लो डिस्टेंस ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो वो भी हमें एक्चुअल में क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन को बताएगा, वो भी हमें क्या बताएगा, मैग्निफिकेशन को बताएगा। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली स्टडी होती है हमारा कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या कितनी छोटी बन रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कि अगर मान लीजिए एक लेंस है हमारे पास, अगर मान लीजिए एक लेंस है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो या तो आप समझ लीजिए कि अगर हम मल्टीपल लेंसेस को कंबाइन करेंगे तो उसके मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर अगर हम लेंसेस को मैग्निफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास डिफरेंट लेंसेज है, तो हम किस तरह से उसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कम कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास एक लेंस है जिसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है वो m1 है, और अगर हमारे पास एक लेंस और है जिसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, m2 है। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये m1 टाइम्स जो है वो एनलार्ज कर देता है। ये h है, ये h डैश है, ये h1 है, ये h1 डैश है। ये m1 टाइम्स जो है, m1 टाइम्स इसकी इमेज को एनलार्ज कर रहा है। इसी को अगर हम सेकेंड वाले लेंस के सामने रखें तो वही इस ऑब्जेक्ट को m2 टाइम्स h डैश m2 टाइम्स जो है वो इमेज को एनलार्ज कर रहा है। तो क्या होगा कि अगर हम इन दोनों लेंसेस को बिल्कुल पास रखते हैं, क्या होगा कि अगर हम इन दोनों लेंसेस को बिल्कुल पास रखते हैं, अगर इन दोनों लेंसेस को बिल्कुल पास रख दिया जाए तो मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। इसका मैग्निफिकेशन m1 था, इसका मैग्निफिकेशन m2 था। ये इमेज को h1 डैश तक एनलार्ज कर रहा था, वो इमेज को h2 डैश तक एनलार्ज कर रहा था। अगर दोनों को साथ में कंबाइंड कर दिया जाए तो मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या यहां पे मैग्निफिकेशन हमारा m1 प्लस m2 आएगा, क्या यहां पे मैग्निफिकेशन हमारा m1 प्लस m2 बाई 2 आएगा, क्या हमारे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन m1 बाय m2 आएगा, या हमारे पास m2 अपॉन m1 आएगा, या m1 इंटू m2 आएगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। क्या उन दोनों का मैग्निफिकेशन एड अप हो जाएगा, जितना फर्स्ट वाला लेंस मैग्नीफाई कर रहा था उसमें एड अप हो जाएगा जितना सेकेंड टाइम वाला हमारा मैग्नीफाई कर रहा था, या फिर दोनों का एवरेज हो जाएगा।
कि भाई इमेज जो है पहले हमारी 10 सेंटीमीटर एनलार्ज हो रही थी, सेकंड टाइम में 5 सेंटीमीटर एनलार्ज हो रही थी, जैसे ही दोनों को कंबाइन किया 12.5 सेंटीमीटर एनलार्ज हो रही है। क्या दोनों का एवरेज हो जाएगा, या फिर दोनों का रेशियो हो जाएगा कि भाई एक तो एनलार्ज कर रहा था, दूसरा उसे अपोज कर दे, या फिर पहला उसे अपोज करे, दूसरा उसे एनलार्ज करे, क्या होगा? या फिर दोनों का मैग्निफिकेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए कि भाई पहला 10 सेंटीमीटर एनलार्ज कर रहा था, दूसरा 15 सेंटीमीटर एनलार्ज कर रहा था, दोनों मिलकर के 150 सेंटीमीटर एनलार्ज कर रहे हैं, क्या पता। तो जब हम दोनों लेंसेज को कंबाइन करते हैं, जब हम दो लेंसेज को कंबाइन करते हैं, तो हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो उतने ही टाइम्स एनहांस हो जाता है, उतने ही टाइम बढ़ जाता है। मतलब अगर मान लीजिए हमने 3 लेंसेज कंबाइन कर दिए, M1, M2 एंड M3 मैग्निफिकेशन के, तो इस ऑब्जेक्ट का ओवरऑल मैग्निफिकेशन M होगा हमारा M1 मल्टीप्लाई बाय M2 मल्टीप्लाई बाय M3, उतने ही टाइम्स हमारा मैग्निफिकेशन जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ना यहाँ पे एडअप होगा, ना ही यहाँ पे एवरेज मैग्निफिकेशन होगा, ना ही यहाँ पे एक दूसरे का अपोज करेंगे, यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो उतने ही टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप के अंदर नॉर्मल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 3 डिफरेंट लेंसेज की जरूरत क्यों पड़ी? ये भी तो कर सकते थे कि हम इसकी थिकनेस को ही बढ़ा देते, हम इसकी थिकनेस को बढ़ा देते तो इसकी पावर बढ़ जाती, पावर बढ़ जाती तो इसका मैग्निफिकेशन बढ़ जाता। अभी हम देखेंगे कि पावर क्या होता है, पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, और पावर ऑफ अ लेंस जो वो मैग्निफिकेशन पे किस तरह से डिपेंड करता है, साथ ही वो थिकनेस पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो इन क्वेश्चंस का जवाब अभी मिलेगा हमें कि आखिर क्यों मैग्निफिकेशन को एनहांस करने के लिए हम मल्टीपल थिन लेंसेज को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एक ही लेंस की थिकनेस को बढ़ाने की जगह, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पावर ऑफ अ लेंस। उसे पढ़ने के बाद हम जज कर पाएंगे कि क्यों दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थिंग्स हैं। चलिए समझते हैं पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो लेंसेज हैं, दो लेंसेज है। एक ही रहा हमारा ऑब्जेक्ट सेम हाइट का 10 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा है 10 सेंटीमीटर का। आप चाहे तो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, या फिर आप चाहे तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख लीजिए। मतलब ये हुआ कि हमारी लाइट रे जो है वो काफी दूर से आ रही, और अगर हमें कंपेयर करना है दोनों की पावर को कि किसमें ज्यादा पावर है, कौन सा वाला लेंस जो है वो मोर पावरफुल है, L1 या फिर L2, तो हम कैसे जज करेंगे? पावर का मतलब क्या होता है एक्चुअली? देखिए यहां पे जो हमने लेंस लिया है वो हमारा कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस? कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये होता है कि जो भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो आफ्टर बेंडिंग इट पासेस फ्रॉम द फोकल पॉइंट। यही होता है कि वो लाइट रे जो है वो फोकल पॉइंट से पास होके जाएगी। कौन सी लाइट रे? जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी, फोकल पॉइंट। तो पहले वाले लेंस ने इस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली लाइट रे को, जो कि इंफिनिटी से आ रही थी, काफी दूर से आ रही थी, उसे उसने बेंड कर दिया विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री लाइट रे। अगर ये लेंस नहीं होता तो लाइट रे स्ट्रेट जाती, बट इस लेंस के कारण लाइट रे जो वो 30 डिग्री अपने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी लाइट रे को हमने जब दूसरे वाले लेंस पे इंसिडेंट कराया, तो इसने इस लाइट रे को 30 की जगह 40 डिग्री तक बेंड कर दिया, 40 डिग्री तक बेंड कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि दोनों लेंस में से पावरफुल लेंस कौन सा है? लेंस L1 या लेंस L2? डेफिनेटली L2। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि लाइट को बेंड तो दोनों ने किया है, लेकिन यहां पे जितना बेंड हुआ है उसके कंपैरिजन में इस वाले लेंस ने लाइट को ज्यादा बेंड किया है। अब ज्यादा बेंड किया मतलब इसमें ज्यादा पावर है। द कैपेबिलिटी ऑफ बेंडिंग द लाइट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ द लेंस। कि कौन सा लेंस लाइट की रेस को कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, वही लेंस उतना ही पावरफुल होगा, वही लेंस उतना ही पावरफुल होगा।
तो यहाँ पे हम जज कर पा रहे हैं कि जो L1 है उसके कंपैरिजन में L2 जो है वो मोर पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और चेंज हो रही है हमारी यहाँ पे। क्या चेंज हो रही है? फोकल लेंथ। ध्यान से अगर हम देखें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जिसकी पावर कम है, जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। तो हम यहां पे करेंगे L1, पावर ऑफ L1 इज लेस देन पावर ऑफ L2, but if we talk about the focal length of the lenses, then we concluded that the lesser power lens has the larger value of the focal length. The lesser power lens has the larger value of focal length. तभी तो वो बेंड कम करेगा। अगर ये बेंड ज्यादा कर देगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारी फोकल पॉइंट से होकर जाती है। तो इसने बेंड कम किया तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है मतलब। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि F1 जो फोकल लेंथ 1 है इज ग्रेटर देन F2। कैन वी से लाइक दैट कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जितना ज्यादा होगा θ1 इज लेसर देन θ2। ये हो गया हमारा θ1, ये हो गया हमारा θ2। तो जितना ज्यादा लाइट रे बेंड होगी उतनी ही ज्यादा पावर होगी और उतनी ही कम फोकल लेंथ होगी। अब अगर हम बात करें थिकनेस की, तो आपने देखा होगा कि जिन जिन के भी स्पेक्स होते हैं, जिन जिन के भी स्पेक्स लगे होते हैं, चश्मे लगे होते हैं, उसमें जितना मोटा लेंस होता है उसकी आंखों का नंबर उतना ही ज्यादा होता है। देखा है आपने? फील किया, ऑब्जर्व किया है? एक पर्सन है जिसके जो लेंसेज है वो काफी थिन है, एक की काफी थिक है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई जिसकी लेंसेज जितना ज्यादा थिक है उसकी आईज उतनी वीक है, मतलब उसे उतने ही ज्यादा पावर का लेंस चाहिए। एग्री कर पा रहे हो? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा लेंस की थिकनेस होगी, यहां पे भी देखिए हमने इस चीज को ध्यान में रखा है, इसकी थिकनेस कम है और इसकी थिकनेस ज्यादा है। तो थिकनेस जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। So thickness of the lens also dependent, or we can say power of the lens also dependent on the thickness of the lens. If we increase the thickness of the lens, then the power of the lens also increases. तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें पावर बढ़ानी है तो थिकनेस को बढ़ा दो। और थिकनेस को बढ़ाने का मतलब ये होता है कि उसका मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है। पावर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि उसकी मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी बढ़ रही है, उसकी मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी बढ़ रही है। जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि दैट T1 and T2 आर रिलेटेड लाइक द थिकनेस ऑफ द फर्स्ट लेंस इज लेसर देन द थिकनेस ऑफ द सेकंड लेंस। जितनी ज्यादा थिकनेस उतनी ज्यादा पावर। और एक चीज हमने और फील करी कि जितना ज्यादा हमारा थिकनेस होगा उतनी ही ज्यादा हमारी मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटीज होगी, उतनी ही ज्यादा लाइट को बेंड करने की पॉसिबिलिटीज होगी, प्रोबेबिलिटीज होगी, क्वालिटीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है। अगर आप मैग्निफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं थिकनेस बढ़ा दीजिए, अगर आप थिकनेस बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, अगर एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है मतलब फोकल लेंथ कम हो रही है, फोकल लेंथ कम हो रही है मतलब अल्टीमेटली पावर ऑफ द लेंस बढ़ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एक इक्वेशन को वो डाल देगा, इन तीन को गलत कर दिया, एक को सही कर दिया, अब आपको राइट टिक मार्क करना है कौन सी वाली सही है। तो वो कब हो पाएगा? जब आप इन चीजों को आपस में रिलेट कर पाओगे, इन चीजों को आपस में रिलेट कर पाओगे। तो जितनी ज्यादा पावर उतनी कम फोकल लेंथ, उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन, उतनी ही ज्यादा थिकनेस और उतना ही ज्यादा मैग्निफिकेशन। क्लियर हुआ कंसेप्ट मैग्निफिकेशन और पावर का? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन ये होता है कि सर सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ जब हम जाते हैं तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होती है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेंस के अंदर हम मल्टीपल लेंसेज को यूज करते हैं, तो हम मल्टीपल लेंसेज को यूज क्यों करें? क्यों ना हम एक ही लेंस को उसको हटा करके ज्यादा थिकनेस वाला लेंस लगा दें। जब थिकनेस ज्यादा वाला लेंस लगाएंगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा, मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी। सिंपल है। तो हम थिकनेस क्यों नहीं बढ़ा रहे, हम दो पतले लेंस क्यों ले रहे हैं, एक ही लेंस को मोटा क्यों नहीं कर रहे? तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है, कि जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाते जाओगे उसकी शार्पनेस कम होती जाएगी, जो इमेज की शार्पनेस है वो कम होती जाएगी, इमेज ब्लर होती जाएगी। तो हम मैग्निफिकेशन बढ़ाना भी चाहते हैं लेकिन इमेज का रेजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए।
तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम थिकनेस ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो क्या करें, कोई बात नहीं, दो पतले पतले लेंसेज ले लो। हमने पढ़ा है अगर दो M1 और M2 मैग्निफिकेशन के लेंसेज को, थिन लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो उनका मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है, उतने ही टाइम इनहैंस हो जाता है। तो थिकनेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इमेज ब्लर हो रही थी, रेजोल्यूशन कम हो रहा था, शार्पनेस कम हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, दो पतले पतले लेंसेज को कंबाइन कर दो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाएगा, मैग्निफिकेशन भी बढ़ जाएगा, शार्पनेस वही रहेगी, रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में लॉजिक, कॉन्सेप्ट? Yes, sir. चलिए, तो ये था हमारा लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो आज के चैप्टर में इतना, आज के लेक्चर में इतना काफी है। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, क्लास में आइएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कई दफा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, कोई डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा।